सारी बातें करीब करीब आ गई। कहा जाता है कि आतंकवादियों को छुड़ाने की कोशिश हम करते हैं, ये कतई गलत है। आतंकवाद का आरोप जिन लोगों पर लगाया जाता है और बंद कर दिया जाता है गलत तरीके से, अवैध तरीके से, उनको छुड़ाने की बात हमने की है और हमेशा हम करते रहे हैं। साथ ही हमने देखा कि सरकार ने वादा किया था, इस सरकार ने, जिस पार्टी की सरकार है उस पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया था कि वो मुस्लिम नौजवानों को जो आतंकवाद के नाम पर निर्दोष बंद हैं उन्हें छोड़ेगी ही नहीं, बल्कि उनके पुनर्वास का भी इंतजाम करेगी। लेकिन संदीप जी ने अभी बताया कि किस तरह से तोड़ मरोड़ करके इस सरकार ने कोशिश की है उन निर्दोषों को छुड़वाने के लिए। कि कहा भी जाए कि सरकार ने कोशिश की निर्दोष छोड़े जाएं, लेकिन छोड़े नहीं जाएं। नतीजा यही सामने आया कि जो उनकी कोशिश थी, अपनी कोशिश में ये सरकार कामयाब रही। लेकिन लखनऊ में 2008 में ही आफ्ताब आलम अंसारी कचहरी ब्लास्ट के आरोप से बरी हुआ। 2011 में सज्जादुर रहमान लखनऊ कचहरी की ब्लास्ट से बरी हुआ। इसके अलावा 21 जून 2007 को नासिर हुसैन को आरडीएक्स के साथ एसटीएफ ने गिरफ्तार किया जाना बताया था। वो मार्च के महीने में निर्दोष बरी हुआ। लखनऊ का मामला मैं गिना रहा हूं ये। इसके अलावा सहकारिता भवन के पास में 15 अगस्त 2000 को एक ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 3 नौजवानों को गिरफ्तार किया गया था। उनके खिलाफ मुकदमा चला था। एक नौजवान यही लखनऊ का ही कलीम अख्तर, जिसको गिरफ्तार करके लाए थे जब, तो कहा गया था कि कारगिल से एक बहुत बड़ा आतंकवादी हम गिरफ्तार करके लाए हैं। तो कलीम अख्तर, सज्जादुर रहमान, गुलजार अहमद वानी और अब्दुल मुबीन, ये 3 नौजवान भी सहकारिता भवन के पास हुए ब्लास्ट के केस से बाइज्जत बरी हुए, जिनमें अब्दुल मुबीन और गुलजार अहमद वानी के खिलाफ और भी मुकदमे हैं, जिसकी वजह से गुलजार अहमद वानी जेल में है और अब्दुल मुबीन जमानत पर। लेकिन कलीम अख्तर के खिलाफ अब कोई मुकदमा बाकी नहीं बचा। जावेद अंसारी समेत 3 नौजवान रामपुर जिले के मुरादाबाद के केस में बंद थे, कोटा में, बाइज्जत बरी हुए हैं। सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया कि उन बेगुनाहों को छोड़ करके उनको मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन अदालतों से बरी हो जाने के बाद जो दूसरा वादा मुआवजे का या उनको स्टेबल करने का या उनको काम धंधा देने का जो वादा सरकार का था, जब अदालतों ने इन्हें बरी कर दिया है, तो ये 5 नौजवान आज भी मुस्तैक हैं कि ये सरकार उन्हें पुनर्वासित करे। आज अवैध गिरफ्तारियों के खिलाफ इस प्रोग्राम में हम अपनी आवाज
के साथ मिलाना चाहते हैं और चाहते हैं इस आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ आप भी मिलाएं और कहें कि इन 5 नौजवानों को जिनको अदालतों ने बाइज्जत बरी किया है, ये उत्तर प्रदेश सरकार में आने से पहले किए गए वादों को पूरा करे और उनको पुनर्वासित करने का काम करे। साथ ही एक जानकारी और आपको देना चाहता हूं कि खालिद मुजाहिद को निमेश कमीशन ने निर्दोष माना और निर्दोष माने जाने के साथ में एक सिफारिश कर दी कि तारिक कासमी और खालिद मुजाहिद को गिरफ्तार करने वाले ही नहीं बल्कि गिरफ्तार करने के बाद इनका उत्पीड़न करने वाले अफसरों की शिनाख्त करके उन्हें दंडित किया जाए। इससे घबरा करके पुलिस अफसरों ने खालिद मुजाहिद का कत्ल किया। खालिद मुजाहिद को सबसे ज्यादा प्रताड़ित किया गया था। उसके साथ इतने मजालिम ढाए थे जिनका बयान कर पाना भी, अगर मैं बयान करने लगता हूं तो मेरी आवाज रुंध जाती है, लेकिन मैं उन मजालिम का बयान नहीं कर पाता हूं। लेकिन जब ये रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि उसका कत्ल हुआ, तो उस कत्ल के पीछे जो साजिश है उसका भी पर्दाफाश होना चाहिए और जो तफ्तीश हो रही है उसमें अवैध गिरफ्तारी के साथ में शुरू करना चाहिए तफ्तीश और उसके कत्ल की तफ्तीश होना चाहिए। मैं भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का एक विटनेस हूं, चश्मदीद तो नहीं। 18 मई 2013 को मुकदमा लगा था इन लोगों का फैजाबाद की अदालत में। तीनों नहीं बल्कि 4 नौजवान जिनका मुकदमा था, खालिद मुजाहिद, तारिक कासमी, मोहम्मद अख्तर वानी और सज्जादुर रहमान वानी, चारों बिल्कुल तंदुरुस्त, किसी तरह की कोई किसी को तकलीफ नहीं, बातचीत खुशी खुशी करते रहे। खालिद मुजाहिद ने चलते वक्त कहा कि बड़े अब्बू को सलाम कह दीजिएगा। हम चले वहां से, रास्ते में करीब 5 बजे मुझे फोन आता है अमर उजाला के एक करेस्पॉन्डेंट का कि ऐसी खबर मिली कि खालिद मुजाहिद नहीं रहे। मुझे यकीन नहीं हुआ कि अभी 1.5 घंटे पहले जो नौजवान मेरे साथ खड़ा होकर के बात कर रहा था और बिल्कुल तंदुरुस्त था, वो कैसे मर गया। खैर तस्दीक किया तो ये खबर सही पाई गई। मैं बाराबंकी पहुंचा, जो कुछ वाकयात हुए वो सब नहीं गिनाया जा सकता। आखिर में यही कि एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई। रिपोर्ट पर तफ्तीश शुरू हुई और एक मामूली दरोगा ने तफ्तीश शुरू की, रिटायर्ड डीजी और एडीजी के खिलाफ, आईपीएस अफसरों के खिलाफ। आईपीएस अफसरों के खिलाफ एक मामूली सा दरोगा तफ्तीश करे तो क्या नतीजा होगा। फाइनल रिपोर्ट दाखिल किया, लेकिन खुशी की बात यह है कि अदालत ने उस फाइनल रिपोर्ट को मंजूर नहीं किया
और मजीद तफ्तीश का आर्डर कर दिया। साथ में ये भी कहा कि एसपी बाराबंकी को देखना चाहिए कि कोई बड़ा अफसर इसकी तफ्तीश करे। लेकिन आज का नतीजा मैं बता रहा हूं। अभी जब मैं घर से निकला और यहाँ के लिए आ रहा था तो रास्ते में खालिद के बड़े अबू ज़हीर आलम फलाही साहब का फ़ोन आया था कि अभी अभी नोटिस मिली है हमें कि 17 को अपने गवाहों को ले करके बाराबंकी आओ और सबके बयान दर्ज कराओ। और वो नोटिस देने वाला वही दरोगा जिसने फाइनल रिपोर्ट दर्ज कराई दाखिल की। ये चल रहा है, इस हुकूमत में चल रहा है जो हुकूमत अपने को मुसलमानों का रहनुमा कह रही है। अदालत के साफ साफ हुक्म के बावजूद तफ्तीश एसपी ने किसी और अफसर को नहीं दी बल्कि उसी दरोगा से कराई। खैर मैंने कह दिया था फलाही साहब को कि आप फौरन उसको लिख करके दीजिए कि 17 तारीख तो अभी कल है, आज हमें नोटिस मिल रही है, इतना जल्दी हम गवाह ना इकट्ठा कर पाएंगे। और हकीकत है ये कि हार्ट पेशेंट है वो, उनके दिल का ऑपरेशन भी हो चुका है, सर्दी में घर से निकल पाना भी मुश्किल है। इसी वजह से उन्होंने अपनी जगह अपने बेटे को यहाँ भेजा। हाँ, तो ये हालात हैं और इन हालात में अगर हम दबाव नहीं बनाएंगे, आवाम दबाव नहीं बनाएगी, तो कोई भी इंसाफ का काम नहीं होगा। इसलिए जरूरी है कि ये जो गैर इंसाफी चल रही है इसके पीछे वजह क्या है। हमारे प्रशांत भाई ने कहा, बताया सर क्या क्या वजह है। साथ में हमें ये जो परेशानियां दी जा रही हैं इनकी वजह पर सोच करके उन वजूहात को भी दूर करने के लिए हमको और आपको मिल बैठ करके एक साथ जुट करके लड़ना होगा। अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो मसाइल और बढ़ेंगे और हम जहां हैं इससे भी नीचे और पीछे जाएंगे। शुक्रिया सर साहब। इसी के साथ जो है धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए और प्रस्ताव के लिए शामिल रहेगा। करते हैं, कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा।